जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज की अहम खबरें और मौज़ूआत यकीनन मुंसलिक हैं। जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, इलेक्शंस के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, वो पहले तो कुछ तातुल का शिकार हो गए। अब उसमें मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर, शराइत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कुछ उसके ऊपर हम अपडेट लेंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और उनका कामयाब होना कितना जरूरी है मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। और उधर पार्लियामेंट का भी इस वक्त इजलास जो है आज फिर से स्टार्ट हुआ है, और जहां पे बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें जारी हैं और भी होंगी। और यकीनन उसमें एक बड़ा क्लियर स्टैंड ऑफ जो है पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, वो दिखाई दे रहा है। उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, उनके चीफ जस्टिस ने आज इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि बहुत ज्यादा उनकी गैर हाजिरियां हैं, वो पेश हों कल। ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। और आखिर में प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि अब पीटीआई जो है वो अमरीकी साजिश का बयानिया छोड़कर अब वो अमरीकी हुकाम और उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अमरीका के खिलाफ नहीं है, हम आईएमएफ के मायदों की पासदारी भी करेंगे, उनको यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। यकीनन उनको एडवाइस दी गई है कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट अगर ठीक नहीं चल रही आपके साथ, तो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स जो है मुख्तलिफ, उनसे रुजू कीजिए। तो हमारे साथ मौजूद है वकार सती, हमें वो अपडेट देंगे पार्लियामेंट की और मुज़ाकरात की। हैदर वहीद साहब माहिर कानून, आप सब जानते हैं उनको, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वाजिद अली सैयद हमें वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन करेंगे। जी वकार, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, हमें मुज़ाकरात की जरा अपडेट दीजिए कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनकी क्या उसमें शराइत है, और ये इनके कामयाब होने का कितना इस वक्त इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया रजा भाई। अच्छा, इसमें जो 3 इनके दौर चले हैं, 3 दिन मुसलसल तो नहीं लेकिन तकरीबन विद इन अ वीक जो इनकी बातचीत हुई है वो बहुत ज्यादा अगर हौसला अफजा नहीं है, लेकिन उसके इसका वो मुस्बत पहलू भी इसमें है। सबसे पहले तो ये है कि खान साहब उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हो गए जिनके बारे में वो कहते थे कि मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि वो एनआरओ देने आए थे या एनआरओ लेने आए थे, लेकिन जो कुछ यहाँ से निकला है वो इस मुल्क के लिए और ये इस अवाम के लिए मेरा ख्याल है कि इस हिजान सी कैफियत से निकलने में ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। अब ये तो डिटरमिन हो गया दोनों अतराफ से कि 14 मई को इलेक्शन वाली कोई बात जो है वो मिच्योर होती नजर नहीं आती। दूसरा ये कि ये दोनों जो फ्रीकैन हैं वो इस चीज के ऊपर भी आमादा हो चुके हैं कि चारों सूबाई असम्बलियों और वफाक के या मरकज के जो इंतखाबात हैं वो एक ही दिन हों। अब इनका जो डेडलॉक है, जो हमारी इतलात के मुताबिक ये है कि पीटीआई ये चाहती है कि 15 अगस्त को जो है वो इलेक्शन वो हो जाए, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद या पीडीएम की जो इत्तेहादी हैं वो ये चाहते हैं कि ये 15 सितंबर तक हो। अब ये जो 30 महीने का जो या 30 दिन का जो वो गैप है, इसके बारे में भी वाकफान हाल या जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये दोनों फ्रीकैन जो है ये असम्बलियों की तहलील की बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी डेट कैसे दे सकते हैं। ये बहरहाल एक अवाम वो मौजूद है यहाँ पर इस सारे वो मामले में। अब जब ये मुज़ाकरात खत्म हो रहे थे उसके बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में जैसे नवीद कमर ने ये कहा कि हमने कहा कि हम इसको पब्लिक करते हैं कि ये हमारी कुछ डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर ये कहा गया पीटीआई की तरफ से कि नहीं, हम ये सारी जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे क्योंकि हम उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। इसके बारे में ये मालूम हुआ है कि आने वाले एक आध दिन में ये दोनों जो फ्रीकैन थे ये अपनी क़यादत से मुशावरत करके वापस आएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वक्ती तौर पर या इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात जो है ये कामयाब हो गए हैं या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल पीटीआई जो है उसको जो 1 साल से वो ये कह रही थी कि वो किसी प्रेशर के जरिए मामलात हल करना चाह रही थी, उसको उसमें नाकामी हुई है और अल्टीमेटली उसको वापस इसी पार्लियामान में आना पड़ा है और यहीं से बातचीत जो है उसको शुरू करनी पड़ी है। और लामाला जो भी रास्ता निकलेगा वो यहीं पार्लियामान से होकर निकलेगा, मारा मारी अफरा तफरी ये घिराओ जिलाओ गिराओ से नहीं निकलेगा। वकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हैदर भाई वेलकम और वेलकम बैक रादर। तो ये बताइए आपका क्या ख्याल है कि ये चूंकि इस वक्त इलेक्शंस की डेट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, सारा कुछ इतना वो आपस में जुड़ चुका है, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ इशारा एक चीज करती है कि अगर नहीं होंगे रजा भाई तो
फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होते कामयाब तो फिर इमरान खान साहब जाएंगे सड़कों पे अगर जलाओ घराओ और एक बहुत ही अफरा तफरी फैला के वो इलेक्शन ले जाते हैं तो भी ये बहुत ही बुरा शगुन होगा। इट विल बी अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी कि आइन से इलेक्शन नहीं मिलते, आपको जलाओ घेराव करके इलेक्शन मिलते हैं, डरा धमका के इलेक्शन मिलते हैं, गैर कानूनी अमल से इलेक्शन मिलते हैं। इट विल बी रियली बैड फॉर आवर कंट्री। और अगर उन्हें नहीं मिलते तो फिर तो ये होगा कि ना अवामी सतह पे मिलते हैं ना आइन में मिलते ही नहीं है, सिर्फ माइट इज राइट है। तो वो तो दोनों प्रॉब्लमैटिक हैं। फिर एक बात रह जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑल द वे कंटेम्प्ट में वजीर आजम को घर भेजे। अगर घर भेज भी देती है, जो मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त, तो भी इलेक्शन उससे भी नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा या ये रिजाइन कर देंगे। मतलब एक जो कुछ भी है आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अब आगे जाने के रास्ते भी कम है और पीछे जाने के रास्ते भी कम है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब स्वॉन सॉन्ग पे हैं। उनका लास्ट हो रहा था ये, उन्होंने ऑल हिज एग्स आर इन वन बास्केट, 80% ऑफ द फ्लैग ही वुड हैव गॉटन, ही इज गॉटन ऑलरेडी। तो उनके लिए पीछे जाना भी फीजिबल नहीं है। अगर वो जाके अपनी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो उन्हें अपने ओहदे की कुर्बानी भी यहाँ देनी पड़े आगे जाके, and if he thinks history will judge him better for it, he's likely to do that because he's got too much to lose to backtrack. But at the same time, आगे history how will it judge him ये भी clear नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट in itself united नहीं है, हर इदारे में polarization है। और मेरे ख्याल से अवाम जो है जिसका eventually ये फैसला एक दिन तो होना है, वो इस वक्त उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब भी उनको मोबिलाइज कर सके हैं कि जहां ये कहा जा सके कि जलसे और बैलेट पे तो इमरान खान साहब कामयाब रहे पिछले साल में, लेकिन जहां लाठी, जहां पे आंसू गैस, जहां पे मार कुटाई, अरेस्ट और ये सब कुछ है, वो मैं नहीं कह रहा ये कोई अच्छी बात है और ये बड़ी ज्यादती की बात है कि आप दैट एनी ऑर्डिनरी पर्सन नीड्स टू स्टैंड अप टू दिस फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बट व्हेन इट कम्स टू इट, हमने देखा खान साहब नहीं कामयाब हुए, ना कोई उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ, ना कोई उनका धरना कामयाब हुआ है। उन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाई है तो सिर्फ जलसों की हद तक दिखाई है, जाके गिरबान से इलेक्शन लेने की ताकत अभी तक एटलीस्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है। बैक व्हेन जब एजेंसियां उनके साथ थी तो भी वो इलेक्शन नहीं ले पाए थे नवाज शरीफ से। या तो ये याद रखें कि अभी तक खान साहब फॉर ऑल हिज मकबूलियत एंड फॉर ऑल the by-election successes and the jalsas which have been massive and frequent, when it comes to resistance and coercive state power, तो ये नहीं है कि वो कोई इनकलाब ला सके हैं अभी तक। तो हमारे पास ऑप्शंस क्योंकि बाकी इतने बुरे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा ये यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट भी कंट्रोल केओस चाहती होगी कभी, लेकिन केओस नहीं चाहती, क्योंकि ऑर्डर जहां नहीं रहेगा तो ये, क्योंकि ये ऑर्डर है तो उनका ना, बिल आखिर सारे फसाड के पीछे असल में तो ऑर्डर ये उनका है। और अगर सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया तो वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है कि कहीं ना कहीं इवन मार्शल लॉ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रेटिफाई करवाते हैं। एक आखिरी बात इसमें बस मैं ये कह दूं कि मुज़ाकरात में मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते वो एड्रेस नहीं हो रहे, यानी नवाज शरीफ साहब की अहलियत होना जरूरी है, उस पर बात डायरेक्टली नहीं हो रही। इमरान खान साहब पे जो रेड लाइन है वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने आके तैनातियों से और आला ओहदों से टिंकर करना है, क्या उन्होंने एसी निकालना है, क्या उन्होंने रुलाना है। मेरा भी अगर वो एसी निकाल रहे होते, अगर मुझे भी रुला रहे होते, मैं भी उन्हें इलेक्शन नहीं देता। तो ये असल जो इश्यूज है तख्त और तख्ता वाले, एक कब्र है, दो लोग हैं, या वजीर आजम है या एग्जाइल या जेल में, ये दुश्मनी जब तक सियासत के रिंग में वापस नहीं आएगी तो क्या वाकई सियासत कामयाब होगी? एक ही कड़ी है जो मुझे कहती है कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव्स आर हॉरिफाइंग। जी, ऑल्टरनेटिव्स आर हॉरिफाइंग, बहुत जबरदस्त। वकार, आप म्यूटेड हैं, मुझे जरा ये बताइए, जुडिशियल कमीशन के लिए जो 2 जजेस की तैनाती होनी है सुप्रीम कोर्ट में, काजी फायज ईसा साहब ने खत भी लिखा है, उसके ऊपर क्या अपडेट है, जरा वो बताइए। क्योंकि अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तो पूरी है नहीं, सबसे अहम इदारा बन चुका है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो पूरी नहीं। आपसे पूछता हूँ, फिर हैदर भाई से पूछता हूँ। जी अच्छा रजा भाई, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जाहिर है जस्टिस फायज ईसा साहब जो है उन्होंने वो ये बिल्कुल कहा है और कि दोनों जो सीनियर वो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। 15 रुकनी इस वक्त ये बेंच मौजूद है, जबकि 2 इसमें और होने चाहिए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ जो इसकी राहदारियां वहां पे बात की, तो एक वफाकी वजीर ने बड़े जबरदस्त इसके ऊपर तबसरा किया। उसने कहा देखो वकार,
जब एक अदारे के 15 लोग किसी एक इशू के ऊपर कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते, तो 23 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को कैसे वही अदारा ये जो है वो उससे जबरदस्ती छापक के साथ ये कह सकता है कि आप किसी एक चीज के ऊपर कंसेंसस पैदा करके आके बताएं। बहरहाल इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट होनी है। मैं जो बात आपको रजा भाई बताना चाह रहा हूँ कि ये एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो दोनों पार्लियामान की और अदलिया के दरमियान जो जंग है वो मजीद संगीन होती जा रही है। आज के कौमी असम्बली के इजलास में बहुत सारे जो एक क्लास के जिसको लीडर्स आप कहते हैं मुख्तलिफ जमातों के, उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने ये पबंगे दोहल कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है आईनी तौर पे जो वो कर रही है। और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आपको याद है कि गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने 5 कौमी असम्बली के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा था कि रिकॉर्ड हमें ला के दिया जाए कि क्या क्या हुआ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी ये कहा गया है कि आप ये रिकॉर्ड ना दें। और शाहिद हक्कान नवाज़ी साहब ने एक पिछले किसी केस का हवाला देते हुए कहा था कि इससे पहले भी ये हुआ था और उस वक्त के स्पीकर ने अवाम की मर्जी के बगैर जो है वो रिकॉर्ड दे दिया था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते और इस मामले के ऊपर आपको पूरे अवाम की सेंस लेनी पड़ेगी। तो अब ये आने वाले दिनों में जो हम बात कर रहे हैं ये मामला इतना आसान नहीं है, ये संगीन होता जा रहा है। अब मुज़ाकरात इलेक्शन थोड़ा सा पीछे रह गया है, अब तो ये बालादस्ती की जंग है कि कौन जो है प्रिवेल करता है, क्या अदलिया प्रिवेल करेगी या पार्लियामान अपनी सुपरमेसी या बालादस्ती बरकरार रखेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। तो हैदर ये बताइए कि ये आप क्या समझते हैं कि इस स्टैंड ऑफ में क्या दोनों साइड्स को पीछे हटना पड़ेगा या एक प्रिवेल करेगा? That's a very good question. रजा साहब, असल में हमें थोड़ा सा जो है ना, मैं कम से कम जो है ना समझता हूँ कि ये एक बड़ी मैन्युफैक्चर्ड सी जो है क्राइसिस है। और ये मैन्युफैक्चर्ड इस तरह से है कि वैसे तो ये बड़ी आसान सी बात थी, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, और ये एक लीगल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि एक आइन की शिक कहती है कि होने या जब आप नहीं कराते तो आइन की शिक आप तोड़ते हैं, और जब आप तोड़ते हैं तो वो लीगल क्वेश्चन बन जाता है। ये सियासतदानों के हल करने की बात पे अगर हम छोड़ देते हैं और एक पार्टी हुक्मरान नहीं कराते इलेक्शन, तो 10 साल तक फिर हम रहने देते हैं, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होता। लेकिन जो सच बात है वो मरियम नवाज कह रही है। एक्चुअली उनकी बात हालांकि लीगली चाहे इतनी साउंड ना हो, बट पॉलिटिकली जो बात वो कर रही है सच वो है। सच ये है कि सच ये नहीं है कि पार्लियामान जो है वो रेजोल्यूशन के जरिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की नफी कर सकती है। सच ये भी नहीं है कि जिस तरह से स्टैंड ऑफ एक क्रिएट कर दिया गया कि पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी, तो ये भी सच नहीं है। एक्चुअली ये सारी चीजें मोर और लेस जो पार्लियामान कर रही है, दे आर नॉनसेंसिकल एंड कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सच ये है जो मरियम नवाज कह रही है कि पलड़े दोनों इंसाफ के बराबर नहीं है। सच ये कि नवाज शरीफ को गलत निकाला था, सच ये कि इलेक्शन उनसे छीना था, सच ये कि उनको जेल में गलत डाला था, सच ये कि 2018 के इलेक्शन मैन्युफैक्चर्ड थे, सच ये इमरान खान के सारे धरने मैन्युफैक्चर्ड थे। सब कुछ वहां से जो आवे कावा इस मुल्क का बिगड़ा है, गलत और गैर आईनी, वहां से शुरू हुआ है। वो सब कुछ है गैर आईनी। लेकिन और आज जब वो सियासी तौर पे कम से कम ये कहती हैं कि वो उसका अजाला हो, तो वो गलत नहीं कहती। हाँ, ये जो ड्रामेबाजी ये पार्लियामान कर रही है, ये तो look, none of that stands to any legal reason at all. I mean, literally doesn't. There's not an iota of constitutionality in anything that they're doing, literally. नहीं, सियासत कर रहे हैं वो, बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। लेकिन नहीं, सियासत नहीं, देखिए ना रजा भाई, बात ये कि सियासत वो कर रहे हैं आइन से खेल के। सियासत करें, सच मरियम नवाज कह रही है, क्योंकि सच बात एक्चुअली ये है। दिस इज व्हाई इलेक्शन नहीं हो सकता। मगर हैदर भाई के ज्यादती हुई है, जो कि अजाला होना है और अहल होना है नवाज शरीफ को, और इमरान खान के साथ वही कुछ वो प्रोसेस क्यों नहीं होता फिर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। सच एक्चुअली ये है, और मॉरली हाई ग्राउंड भी मॉरल बात जो है वो एक्चुअली ये है। ये जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की नफी कर देंगे रेजोल्यूशन से, हम नहीं मानते, नहीं देते पैसे, ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है। ये तो वो बेसिकली trying to manufacture a parliament versus judiciary crisis which actually doesn't exist. They've created it because जाहिर है कि पार्लियामान के पीछे छुप के ये सब कुछ हो सकता है। जी हैदर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जज हजरात जिन्होंने नवाज शरीफ की ये पूरी सिस्टम से बाहर करने की फैसले दिए हुए हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा थे। अब वो कैसे बैक ट्रैक करें? देखिए ना, पलड़ा तो इस वक्त नहीं हो सकता बराबर।
क्योंकि मैं बताता हूँ किस तरह होगा, मैं अच्छा बताइए, प्लीज बताइए। बिल्कुल आराम से होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की हयात ना अहली, मजाक खेज, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर जमहूरी बात है। उसकी पिटीशन फाइल होनी चाहिए और लार्जर बेंच बन के उसको रिविजिट करके उसको एक हिस्टोरिकल गलत को सही होना चाहिए। उसको जिस तरह उनके एवनफील्ड और बाकी सारे मुकदमे चले हैं, हफ्ते में 7 दिन में 5-6 दिन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला, ऐसा कभी दुनिया में मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं जिस तरह से उनके जो है वो ट्रायल चला है। वो सारा मजाक था, उसको सब ओवरटर्न होना चाहिए और उनको अहल होके और फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इवन इमरान खान की रेड लाइन हैज टू बी रिविजिटेड इन लाइन विद द फैक्ट के ही हैज टू आल्सो बिहेव, कि वो भी जमहूरियत के तकाजे और आइन के मुताबिक उन्हें चलना को वैसे नहीं निकाल सकते, वो अपने मुखालफिन को जेल में नहीं डाल सकते। वो गैर आइनी, जो उन्होंने पूरा अपने टेन्योर में जो कुछ किया वो फिर नहीं कर सकते। तो असल इशू ये है रजा भाई, ये तो देखें, कम ऑन, आई मीन ये असल चीज तो ये है नहीं, ये तो दिस इज द फसाड। ये जो पार्लियामान सब कुछ कर रही है फसाड है। असल इशू ये है, ये पलड़े जब तक सही नहीं होंगे तो ये फसाड के जरिए से ये कर रहे हैं। क्योंकि ये तो नहीं जाके कह सकते कि जज साहब जो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है वो इमरान खान साहब के साथ भी करें, हालांकि वो ये जलसों में कह रहे हैं, बट ये जजों के सामने तो वो नहीं कह सकते ना। तो तरीका पार्लियामान ही है। असल इशू को एड्रेस करें, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला हो, इमरान खान की रेड लाइन को रैशनलाइज करना होगा, उनको गारंटियां दे, वो जो कुछ भी करें, MBS से जी से मैं नहीं जानता किससे दें, जब तक कि अगर इमरान खान साहब ने आके वही कुछ करना जो पिछली दफा किया था तो मैं भी उनको इलेक्शन नहीं देता। बट असल इशू ये है। और ये जो पार्लियामान ये जो कर रही है ना, ये कोई आईनी चक्कर नहीं है, ये तो बस पार्लियामान का, क्योंकि एक वो सॉवरन है, वो कोई सॉवरन नहीं है, ये आइन सॉवरन होता है। वो आइन को बदल सकते हैं, ये उनके पास खास पावर है, खास इखलाकी जुर्रत, और उनके पास जो मुकद्दस मकाम है वो इसलिए क्योंकि उन्हें अवाम इलेक्ट करती है। लेकिन नन ऑफ दैट मीन्स कि वो आइन तोड़ सकते हैं, वो आइन से बालातर नहीं है। आइन जो भी वो बना दें वही बनाएंगे, लेकिन वो उसके पाबंद जरूर हैं। ECP जो है वो आइन से मावरा फिर भी नहीं जा सकती, हालांकि वो आईनी इदारा है, कानून साजी से आप उसको नहीं रोक सकते, ये बात दुरुस्त है। तो अगेन आई स्टैंड बाय दिस। सच सिर्फ मरियम नवाज कह रही है, बाकी ये जो पार्लियामान और ये सब, दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस। जी थैंक यू। आपने कहा कि गारंटीज कोई दे दे तो बात बन जाएगी, तो इसीलिए हमने हमारे दोस्त हैं वाजिद अली सैयद, असल इशू को एड्रेस करें, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती को सही करना होगा हमें, रेड लाइन इमरान खान की रेड करनी होगी और फिर आगे बड़े हैदर, आप तो छोटी मोटी गारंटीज की बात करें, मैं बड़ी बड़ी गारंटीज की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की गारंटी बड़ी जरूरी होती है। MBS का आपने खुद ही जिक्र कर दिया। अमेरिका बहादुर को गारंटीज आजकल दे रही है PTI, और एक वीडियो पे, एक 10 सेकंड की वीडियो दिखाते हैं, नाजरीन ने देखी होगी, वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर यकीन दहानी ये करवाई जा रही है कि हम बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका मुखालिफ नहीं है। जी देखिए जरा इसको। His advisor on overseas affairs, I'm saying once again, Imran Khan is not anti-West or anti-America. He's just pro-Pakistani. You know, he's studied in the West. He's Oxford graduate. He understands West more than anyone else. So that's a message to give it to you. जी, मगरिब को ये रजा भाई, इसमें एक जुमला कहना कि ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वरना वो उर्दू वाला सफर था ना, तो अब अंग्रेजी वाला सफर है। उर्दू वाला सफर। अच्छा, ये जनाब मैंने अब ये कहना है, वाजिद अली सैयद से हम पूछते हैं कि वाजिद अली सैयद ये बताइए कि एक तो लॉबिंग फर्म्स की तो डिटेल ज्यादा नहीं है, आपने भी रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर। ये डॉक्टर्स जो हैं, PTI लीनिंग डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने भी बहुत सारा लॉबिंग और एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत से बयानात। ये एक एग्जांपल दिया सर, हमें थोड़ा सा बताइए क्या रहा है। वॉशिंगटन में आप मौजूद हैं, जो कि दारुल हुकूमत है अमेरिका का, जहां पे सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमें थोड़ी सी अपडेट दीजिए। जी वाजिद। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक तो जो खान साहब के मानने वाले हैं वो उनका एक बड़ा जेपर्डी में रहते हैं हमेशा, कि उनको हर चीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। खान साहब ने सुबह उठ के हाँ कर दिया तो उनको हाँ ही करवाना है, अगर शाम तक उन्होंने ना कर दिया तो फिर उनको उसको जस्टिफाई करना है। तो ये बड़ा उनका साथ मसाइल हैं उनके मानने वालों के। लेकिन
अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, और खासतौर पे जब खान साहब की हुकूमत चलेगी उसके बाद से, और अमेरिका के ऊपर जब उन्हें इल्जाम लगाया, तो अमेरिका में रहने वाले जो पीटीआई के हमदर्द हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जो खासतौर पे जो डायस्पोरा जहाँ वेस्ट में जहां पर भी है, मेरा ख्याल है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि बहुत स्ट्रांग है, बल्कि बहुत पावरफुली इंगेज भी करता है अपने आपस में भी, जो यहाँ के लेजिस्लेटिव जो वो है प्रोसेस है उसको भी, और फिर पाकिस्तान में भी। आपको याद होगा जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी ये जहाज भर भर के पाकिस्तान जाते थे, और वहां जाके खासतौर पे जो डुअल नेशनल है ना सिर्फ खुद वोट देते थे बल्कि वहां पर अपने रिश्तेदारों को और ये भी करवाते थे। और खान साहब का तब तक उस तरह का एक्सपोजर पॉलिटिकली था भी नहीं, तो लोगों ने वोट दिए भी। और अब जो बैकआउट कर रहे हैं उनको, अगर किसी बात पे कुछ, अगर उनकी किसी पॉलिसी के ऊपर कुछ इख्तलाफ हो रहा है तो तब भी बहुत कॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन इनकी हुकूमत जाने के बाद आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये लोग एक्टिव हुए हैं। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आप ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो प्रोसेस है कांग्रेस का, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जहां जहां बैठा है वो जाके उनको जाकर ये बात कह सकता है कि देखें हमारे मुल्क में बैक होम ये हो रहा है, ये हमारा उसके ऊपर नजरिया है और आप इसको एड्रेस करें। तो एक तो ये कि लॉबिंग फर्म की एज सच जरूरत खान साहब को थी नहीं, क्योंकि उनके जो मानने वाले हैं वो बाकी पार्टीज के जो मानने वाले हैं या उनके जो हमदर्द हैं उनसे ज्यादा एक्टिव हैं, अपनी आवाज बाहर वो करते हैं। जिन दिनों खान साहब ये कह रहे थे कि जी ये वो आ गया, साइफर आ गया और फिर मेरे खिलाफ साजिश होगी, अमेरिका के अंदर उनके मानने वाले पीटीआई के जो सिंपथाइजर्स हैं वो व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी देखें ये साजिश हो गई है और ये साजिश क्यों हुई है। मतलब दिस इज रिडिकुलस, दिस इज हिलेरियस। लेकिन यू हैव टू सी इट दिस वे कि वो इस तरह चीजों को देख रहे हैं कि वो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि नहीं अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है, वो तो एक बंदा है उसने कहा और हमारे सफीर ने उसके साजिश में शामिल था और उसने ऐसे करके बताया और उसको ये करना चाहिए था और ये था। बाद में जब खान साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं वो तो मुझे इसने नहीं किया उसने किया है, तो बिल्कुल उनका देखें अब अमेरिका इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूंकि पीछे माजी में ये बातें होती रही जिसमें खान साहब ये कहते रहे कि अमेरिका ने साजिश की है या उसमें अमेरिका के जो सफीर है वो या जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन्वॉल्व थे, तो अब वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, खान साहब तो इसको ज्यादा जानते हैं वो क्या। ये आपने जो क्लिप सुनाया है इसके अलावा उनके जो एडवाइजर हैं गिल साहब जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, वो भी आकर अब यहाँ जब जिसको मिल रहे हैं उनको ये कहते रहे हैं कि नहीं हम तो अमेरिका छोड़ के हम तो हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये अब एक मिशन आ गया है। जो बात आप लॉबिंग की कर रहे थे, यस पिछले दो बरसों में इन्होंने 4-5 लॉबीज को एंगेज किया, उसमें एक पीआर फर्म को भी एंगेज किया जिसमें यही था कि डायस्पोरा और प्रेस को करेंगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन बाद में जिन लॉबिंग फर्म्स को वो मुसलसल एंगेज करते आ रहे हैं, 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर वो नहीं ले लेते हैं, उसके अंदर आपने देखा कि अब एकदम ज़ुल्म खलीलजाद को पाकिस्तान से हमदर्दी हो गई, एकदम खान साहब का मौकफ उनको याद आना शुरू हो गया, एकदम आपने देखा कि जो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो ये दावा करती हैं तंजीमें कि हम रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को एंगेज करते हैं, हम बाई पार्टीजन, हम किसी एक की फेवर नहीं करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं कांग्रेस में जाके कांग्रेसमैन के साथ या रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इन अ वे जिसके अंदर ये जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा, विच इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और अच्छा ये सब कुछ खान साहब के दौर में भी चल रहा था, लेकिन अब इन दिस वे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नई गवर्नमेंट के आने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और ये हो रहा है। इसी एफर्ट्स की वजह से हम ये देखते हैं कि ब्रैड शर्मन जो कि एक सीनियर मेंबर हैं ऑफ द हाउस की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसमें, और वो हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान पर बात करते हैं, उसके अंदर अब वो ये कहते हैं, बात लॉजिकल है लेकिन सी द वे ही इज पुटिंग इट, कि अमेरिका के बारे में ये तासुर ये जाता है कि वो उसको फेवर करता है जो उसके हक में हो जी, वो उसकी पॉलिसी से एग्री करता हूं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमें रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए और जो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो रूल ऑफ लॉ है, और जब वो उस तरह हो जाएंगे तो उसमें जो भी जीते हमें उसका साथ देना चाहिए। वेरी क्लियर पिक्चर
कि वो कुछ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका को, और अमेरिका के अंदर जो पावर सर्कल्स हैं और उसके अंदर वो ये प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं कि वो एंटी अमेरिका नहीं है, और उन्होंने जो भी बात की वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात थी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने इकोनॉमिक प्लान भी दिया है। पाकिस्तान में जो अमेरिकी हुकाम है एम्बेसी में, वहां भी मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, बहरहाल मैं ये वकार, चूंकि आपने जाना भी, आप पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इफ यू वांट टू लीव तो प्लीज गो अहेड, और वी कैन अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं रेजिम चेंज के ऊपर तो कर दीजिए, और फिर आपको खुदाफिज कहते हैं। बहुत शुक्रिया रजा भाई। असल में कमेंट तो यही है ना कि एक लीगली काम हुआ है अप्रैल 2022 में कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वजीर आजम को आईनी और कानूनी तौर पे उसको निकाला गया, और अब जो उनके गैर मुल्की उसके फैसिलिटेटर या हैंडलर्स हैं या जो आका हैं, उनको जो है उनके जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी वो फैलाई जा रही है। बस आखिर में सिर्फ एक मैं कहना चाहूंगा कि ये अफसोस है कि हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम में से भी कोई ये सवाल नहीं कर रहा। लोगों को ये तो मसला है कि इलेक्शन कब होंगे, डेट एक होगी, 90 दिन में होने चाहिए, तो कोई ये बात क्यों नहीं पूछ रहा कि जब अवाम ने मैंडेट दिया था वो 5 साल का, तो दोनों असम्बलियां जो हैं वो क्यों तोड़ी गई पहले? क्या वजह थी कि पंजाब असम्बली जो है आप 24 घंटे पहले आप जो है वो एतमाद का वोट लेते हैं और उसके बाद आप 2 लाइनें लिख के उसको क्यों डिसॉल्व करते हैं? उससे पाकिस्तान के आइन की 23 करोड़ अवाम की क्या खिदमत हुई है, पार्लियामान की क्या खिदमत हुई है? तो ये चीजें हमें बतानी चाहिए और ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये क्यों किया गया। क्या फर्द वाहिद की जाती अनाक की तस्कीन के लिए सारे मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाया? जी ठीक है वकार, थैंक यू वेरी मच। इस सवाल को भी हम प्रोब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हैदर भाई, ये बता दीजिए, रिजीम चेंज की वाजिद ने बड़ी डिटेल में बताई सारी जो एफर्ट्स इस वक्त जारी हैं, लॉबिंग फर्म्स, यकीन दहानियां, एंटी अमेरिकनिज्म। अब आपको ये लगता है कि क्या ये इजीली जो है इसको जस्टिफाई कर पाएगी नैरेटिव को पब्लिक में? क्योंकि पहले तो 1 साल लगा ना, अमेरिकी साजिश और जनरल बाजवा का गठजोड़ जो था उसने खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी। अब उसका रिवर्स जो वो करे, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या अंधी अकीदत इतनी ज्यादा है कि हो जाएंगे? मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी ये बात हुई थी कि ये जो बेचारे पीटीआई के लोग हैं वो खान साहब अपना यूटर्न सुबह लेते हैं, फिर उनको शाम को जस्टिफाई करना होता है। गिव मी दैट जॉब। मतलब यू थिंक दैट्स अ हार्ड जॉब? मतलब वो दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो जितनी यूटर्न, वो तो शाम को एक और यूटर्न ले ले, फिर भी कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो मतलब ये आई मीन आई एम अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, बाय द वे। हाउ हार्ड इज दैट जॉब? तो वो मैं तो समझता हूं कि खान साहब जो है वो पहले दिन से बेसिकली बेटी को सुना रहे थे बहू को मैसेज देने के लिए, और बहू बाजवा साहब थे। हाँ। और बाजवा साहब का वो नाम ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त थे, ऑफिस में थे, तो वो उनका नाम नहीं ले पा रहे थे। और जैसे ही वो ऑफिस से गए, उन्होंने सारी अपनी बंदूकों का रुख जो है वो बाजवा साहब पे किया और प्रैक्टिकली अमेरिका को अब्सॉल्व किया, जिसको कि उन्हें पहले भी पता था कि अमेरिका जो है वो कोई पैरामाउंट इसमें एटलीस्ट नहीं है। मे भी गिरती हुई दीवार को एक धक्का उन्होंने दे भी दिया हो, लेकिन वो पैरामाउंट नहीं थे खान साहब के आउस्टर में। और खान साहब जो है उनको आई थिंक ये पहले दिन से पता था। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया, उन्हें पता था उस वक्त वो बाजवा साहब के खिलाफ डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसलिए लिहाजा उन्होंने इनडायरेक्टली जो है किया, और उन्होंने चोरों को मुसल्लत कर दिया। चोरों को मुसल्लत सारे जो है वो मलबा डाला के जैसे कि चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। किसने किया है वो उनका बदलता रहता है। कभी मोहसिन नकवी ने किया है, कभी वो बाजवा साहब ने किया है, कभी वो अमेरिका ने किया है। लेकिन फ्रैंकली आई डोंट थिंक के जो लोग उनके सपोर्टर हैं उनको इससे कोई रत्ती बराबर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उनके लिए ये इशू नहीं है कि इमरान खान को निकाला किसने, उनके लिए इशू ये कि निकाला है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से उनके नैरेटिव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये जरूर है कि खान साहब जो हैं वो थोड़े मुझे अभी हल्के लग रहे हैं आजकल, जिस तरह से वो वसिफरसली और बबांगे दोहल जिस तरह से वो अपना नैरेटिव बनाते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम पीएमएल नून खान, वो भी पार्लियामान का और इस हुकूमत का और शहबाज शरीफ का और इसहाक डार का, उनका नैरेटिव एक्चुअली आजकल ज्यादा चल रहा है कि ये तो पार्लियामान और जुडिशरी की जंग है। तो वाजिद ये बताइए कि अगर पाकिस्तान में कोई फौजी इनकलाब आता है या कोई ये इमरजेंसी लगती है और एक लॉन्ग टर्म केयर, तो अमेरिका में क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका केयर्स
अमेरिका डज केयर, यस। अच्छा, तो वो उसके ऊपर शोर करेंगे माशाल्लाह, लगता है तो नहीं, उसमें अब वो उसमें कुछ कितना कर पाएंगे, उनकी कितनी आउटरीच हो सकेगी, किस तरह हो सकेगी। लेकिन यह कि हमने पास में भी देखा है कि जब मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, अमेरिका डिड नॉट लाइक दैट। वो उनके अप्रूवल से नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, बल्कि वो ये था कि इसके डिसएंगेज कर दिया जाए। लेकिन कुछ दोस्त ममालिक ऐसे बीच में शामिल हुए थे जिसमें कोशिश ये थी कि इतनी एंगेजमेंट, पोलिटिकल एंगेजमेंट जरूर होनी चाहिए कि कम से कम कुछ ऐसे जो एक्ट्स हैं वहां पर जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करवाया जा सके, जिस तरह अभी तालिबान के साथ भी किसी हद तक वो चल रहा है। तो अमेरिका डस के, मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा कि इमरान खान के होते हुए जो ताल्लुकात खराब हुए थे वो अमेरिका खुद मान रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर बेहतर हुए हैं और उसमें एंगेजमेंट भी बढ़ी है। वो है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं है और जरूरत से कम भी नहीं है, लेकिन जरूरत के मुताबिक जरूर है। और खास तौर पे पिछले 2 महीने के अंदर आप ये देखिए कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर और एंटी नारकोटिक्स के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। और उसके अंदर अमेरिका की कोशिश ये रही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा जो भी हेल्प पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा सकती है वो जरूर प्रोवाइड की जाए। मेरा ख्याल है कि IMF के ऊपर भी जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें भी अमेरिका किसी हद तक कुछ पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है भी, लेकिन शर्त यह है कि भाई आपने जो एग्रीड अपॉन जो भी वो थी रिफॉर्म से वो जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद होगा। तो इन ओवरऑल उस पे तो तंग कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि वो बार बार शराइत पूरी भी होती हैं, फिर वो नई शराइत को नया खुल जाता है, वहां पे तो मामला फंसा हुआ है। लेकिन मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर ये मुज़ाकरात फेल होते हैं, तनाव बढ़ता है सड़कों पे, फिर ये मसला बनता है और IMF की डील नहीं आती, तो फिर मसला ये है कि इमरजेंसी जो है वो नाफिज हो सकती है। और मैंने इसीलिए हैदर से ये आईनी और कानूनी सवाल पूछा था, क्योंकि इसकी बासगश्त जो है सुनाई दे रही है। मेरे अपने कई सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि एक सीरियस ऑप्शन है अंडर कंसिडरेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हो रही हैं, उस तरह के दावे तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये कि ये एक ऑप्शन है। और जाहिर बात है उस पर अमेरिका, चीन और सऊदी अरेबिया तो डजंट केयर, वो तो बात चाहता है। चीन भी एक टोटलिटेरियन मुल्क है। बाकी अमेरिका, यूके रह जाते हैं 2 अहम पार्टनर्स पाकिस्तान के, तो उनका लिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा। बहरहाल आप ये याद रखें कि देखें, आप ये जो बात करें ना कि खान साहब के जमाने में ताल्लुकात खराब हुए थे, वो खान साहब की वजह से नहीं हुए थे, वो जनरल बाजवा की वजह से हुए थे। खान साहब ने हमें ये पट्टी पढ़ा दी है, हमें और बाकी 23-24 करोड़ अवाम को, कि हर गलत चीज के जिम्मेदार जनरल बाजवा थे, और जो कुछ अच्छा पता नहीं वो हुआ क्या हुआ, उसके वो खुद जिम्मेदार थे खान साहब। तो ये बात ठीक है। मैं एक लाइन में ऐड कर दूं, जो भी उसकी आपने इमरजेंसी के बाद, मेरा ख्याल है कि बार बार जब भी पाकिस्तान के हवाले से बात होती है तो अमेरिका की तरफ से हर पोडियम से, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी का भी हो, उसमें बार बार जो चीज रिपीट की जाती है वो लॉ एंड ऑर्डर और डेमोक्रेसी की बात कीजिए कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी ही यहाँ पर एक मौजूद है कि हम अगर पाकिस्तान का जब साथ देना है और किसी भी चीज के ऊपर कोई बात करनी है तो उसके अंदर ये फैक्टर जरूर होना चाहिए। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली बार मैं भी अपना जो है ना कार्ड बनवा के तो उस ब्रीफिंग में आता हूँ और मैं इनसे पूछता हूँ, भाईजान अपनी डेमोक्रेसी तो ठीक कर लो पहले, जो तुसी सलूक अफ्रीकन अमेरिकन से नाल कीता है। खैर वो तो आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन आपको फनी एक और मजे की बात कहूँ। कल सेनेट की जुडिशरी कमेटी का इजलास हुआ, हाँ। उसके अंदर बहस ये हो रही थी कि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनके ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर एक बिल नहीं लेके आना चाहिए। और इसके ऊपर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वो हो रही थे, जिसमें रिपब्लिकन ने कहा कि जी ये तो आइन तो ऐसा कुछ कहता नहीं है। तो डेमोक्रेट्स ने कहा भाई आइन तो हम बनाते हैं, तो आए बैठ जाते हैं, बात करते हैं, बिल बनाते हैं और आके इनको कंडक्ट, क्योंकि वो जो सीनियर जज हैं उन्होंने पैसे भी पकड़े, उन्होंने प्रॉपर्टीज भी ली, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने जिनका कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर लागू नहीं किया, तो हमें मुकन्ना को करना चाहिए। जी तो जी, ये बहस हो रही है क्योंकि एक तो जस्टिस क्लैरेंस थॉमस की वो जो फायदे लेते रहे, यॉर्ट्स की सैर करते रहे, $80,000 की हॉलीडेज मुफ्त में मनाते रहे सरमायादारों के साथ, उसके ऊपर भी प्रोब हो रहा है। और चीफ जस्टिस जो है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के, माशाल्लाह उनकी बेगम ने भी कोई $10 मिलियन से ज्यादा अतियात वसूल किए अच्छे कामों के लिए। देखिए हैदर, आपको अमेरिका में अगर आप होते और हम आपको जज
जो है अपॉइंट करवाते तो फिर आप कितने आपके वारे न्यारे होते तो पूरी जिंदगी होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट ही नहीं हो। अच्छा, पर आप, हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए चूंकि बीच में इंटरप्ट हो गया था। मैं चाहता हूं कि वो इमरजेंसी और माशाल्लाह की वाजिब एक अमेरिका में उसका नेगेटिव रिसेप्शन होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में देखिए, अमेरिका में जो जनरल मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगा दिया था, कोई अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी, वेस्ट उसके खिलाफ था। जब हमारे भाई लोगों ने कुछ काम करना होता है वो खुल के खेलते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं ना बेखतर कूद पड़ता है आतिश नमरूद में। तो हमारे भी जनरल्स जो ये काम करते रहे हैं और कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार उनका साथ देगी, सॉफ्ट या हार्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन अगर होती है, अल्लाह ना करे हो। मेरा नहीं ख्याल कि जो है उस तरह से साथ एटलीस्ट वो देंगे, क्योंकि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड ये दिखा रहे दैट दे आर लुकिंग बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर फेज of the establishment. It looks like they're not really anti-establishment, but it looks like कि वो ये समझते हैं कि ये जो अभी एक फेज है ये शायद परमानेंट नहीं है। लेकिन अगेन मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपने इस भयानक फेज जिससे हम गुजरे हैं विद नवाज शरीफ आउस्टर एंड उसके बीच में फिर 6 महीनों तक बेल नहीं मिल रही नून लीग को, और फिर इमरान खान साहब भी सिंध हाउस के थ्रू चले जाते हैं, फिर आगे भी जो हम देखते हैं स्वाति वगैरह, तो ये सब चीजों को क्लोज करने का टाइम आ गया। दोनों तरफ सिर्फ ज्यादतियां हो गई, नून लीग के साथ थोड़ी ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं, इसलिए हमें पल्लड़े बराबर करके नवाज शरीफ साहब को अहल करना पड़ेगा, और फिर एक इलेक्शन हो जिसमें जो भी है, जो भी हम फ्री एंड फेयर का हमारी डेफिनेशन है वो इस दफा कुछ हद तक होने पड़ेंगे, चाहे देर से हो। ठीक है, इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं, मैं कहता हूँ इन्हें वक्त मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब भी अहल हुए, वक्त भी मिल जाए, बट एक फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के करीब तर इलेक्शन हो, वरना फिर वी आर रियली हेडेड डाउन द रैबिट्स होल एंड इन अ वे वेयर आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हिट्स दैट हम सर्वाइव शायद ना कर पाए उन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। डिरेल होना हमारा अभी भी आसान है बिकॉज वी आर अ वेरी फ्रेजाइल कंट्री। कभी हमने इकोनॉमी भी वॉल लाइक इकोनॉमी, हमने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह लग सकता है जी। और मैं बल्कि जनरल मुशर्रफ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनके पास नहीं थे पैसे, उनके पास नहीं थी इंटरनेशनल सपोर्ट, लेकिन उस वक्त उनके इंस्टीट्यूशन में दो राय भी नहीं थी। जी जी बिल्कुल, दो तकसीम वो नहीं थी, और यही बात है कि यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, खुद इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि इस स्टेज तक ना आए मुल्क के वहां पर कोई ऐसी इंटरवेंशन हो जाए, और हम ये नहीं चाहेंगे। एक कमेंट यहाँ पर हमारे व्यूअर ने दिया, इसी पे मैं एंड करता हूँ आज का शो। उन्होंने कहा कि वो माशाल्लाह भी नहीं लगा रहे ना कमबख्त तो इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत। वाजिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑन अ शॉर्ट नोटिस। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज।